हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनुजा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं द नंबर 23। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आपको एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% आपकी लाइफ से मेल खा रहा होता है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस कहानी में, जिसमें एक आदमी को एक ऐसी मिस्टीरियस बुक मिलती है जो कि उसकी लाइफ के डार्क सीक्रेट का पता लगाती है, जहाँ पर कहानी का एंड और ट्विस्ट तो कोई सोच ही नहीं सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 फरवरी की तारीख से, जहां हमें वॉल्टर दिखाया जाता है जो कि एनिमल डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। वही आज उसका बर्थडे भी होता है, इसलिए वो अपने शिफ्ट का खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते। मगर अब जब उसकी शिफ्ट को खत्म होने में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी थे, तभी उसकी बॉस उसे एक रेस्टोरेंट में जाकर एक आवारा डॉग को पकड़ने का काम दे देती है। दरअसल दोस्तों, उसकी जो बॉस है वो वॉल्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी, मगर हमारा जो वॉल्टर है वो अपनी पत्नी से प्रेम के कारण वॉल्टर ने उसे मना कर दिया था। और उसी के बाद से जेलसी के कारण अब उसकी बॉस जानबूझकर उसे बर्थडे वाले दिन लेट करवाना चाहती थी। वॉल्टर रेस्टोरेंट में जाकर उसी डॉग को, जिसका नाम नेट था, उसे पकड़ लेता है, मगर वो डॉग वॉल्टर को काट कर वहाँ से भाग गया था। वही वॉल्टर भी उसका पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान में जा पहुँचता, जहाँ पर उससे एक लॉरा नाम की लड़की की एक कब्र दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर वॉल्टर की पत्नी एगाथा काफी देर से बर्थडे केक लेकर उसका इंतजार कर रही थी। और अब जब वॉल्टर काफी देर के बाद भी नहीं आया था, पास ही की एक बुक स्टोर में चली जाती है और वहाँ पर कुछ बुक्स देखने लगती है। तभी वहीं पर उसे एक बेहद वियर्ड सी बुक दिखाई देती है, नंबर 23। वहीं अब तक वॉल्टर भी डॉगी के काटे हुए घाव पर पट्टी करके वहाँ पर पहुँच चुका था। तो अब एगाथा वॉल्टर को वही बुक बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे देती है कि ये एक मिस्टीरियस बुक थी जो कि वॉल्टर को काफी ही पसंद आती है, जहाँ पर बैकग्राउंड में वॉल्टर के फ्यूचर वर्जन की आवाज में बताया जाता है कि अगर आज के दिन वॉल्टर उस डॉग को पकड़ने में लेट ना होता तो ना ही उसकी पत्नी को वो बुक मिलती, ना ही उसके साथ वो केस शुरू होता जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद शुरू होने वाला था। अब बर्थडे मनाने के बाद भी दोनों घर पर जाते हैं, जहाँ पर उसका बेटा रॉबिन उसका इंतजार कर रहा था, जो कि उसे बहुत प्यार करता है। रॉबिन उसे बर्थडे गिफ्ट में एक मग गिफ्ट करता है और उसके बाद जब सोने जाते हैं तो वॉल्टर उस बुक को पढ़ने लगता है, जहाँ पर इस बुक में नाम के हिसाब से उसे 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया था। और इस बुक का ऑथर बताता है कि मैं तुम्हें अपना नाम चैप्टर के एंड में ही बताऊंगा। और पहले चैप्टर में ऑथर कहता है कि वो अपना रियल नेम आखिरी चैप्टर में ही रिवील करेगा और वो तब तक खुद को अपने बचपन के नाम फिंगरलिंग से ही बुलाने वाला है। अब अगले दिन वॉल्टर चैप्टर 2 को पढ़ता है, जिसमें ऑथर अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो कितना इंटेलिजेंट हुआ करता था और वो हमेशा क्लास में टॉप किया करता था। जहाँ पर ऑथर अपने पिता से प्यार तो करता था, लेकिन उनके जैसा बनना नहीं चाहता था। उसके पिता एक सीए थे, इसीलिए उनका पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए फिंगरलिंग ने बचपन से ही एक डिटेक्टिव बनने की ठान ली थी, जिसका मेन कारण इनकी एक नेबर थी, जिसका डॉग हमेशा इनके गार्डन में आ जाया करता था। अब फिंगरलिंग एक दिन कुत्ते का पीछा करते करते अपनी नेबर के घर पर पहुंच गया था, जहां पर जाकर वो देखता है कि वहां पर उसकी नेबर मरी पड़ी है। और वहां पर पुलिस द्वारा सभी को ये बताया गया था कि उस नेबर ने अपनी खुद की जान ली है, लेकिन ऑथर के हिसाब से उस लेडी को किसी ने जान से मारा था। इसीलिए वो बड़े होते होते एक डिटेक्टिव बन ही गया था और उसने खुद का नाम डिटेक्टिव फिंगरलिंग रखा था। अब यहीं पर वॉल्टर को एगाथा इंटरप्ट करती है, जो कि बुक को पढ़ने में पूरी तरह से मगन था। अब वॉल्टर अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उसने ये बुक पढ़ी है, क्योंकि जब उसने ये बुक पढ़ी है तो अब तक उसने ये पाया है कि इस ऑथर की कहानी और मेरे जीवन की कहानी एकदम सेम है। जहाँ वो बताता है कि वो खुद भी बचपन में टॉपर था और उसके पिता के पास भी काम के चलते हुए उसे देने के लिए समय बिल्कुल नहीं था। और वहीं उसकी पड़ोसन भी मारी गई थी, जब तक उसका बेटा रॉबिन भी आ जाता है, जो कि इससे बुक के बारे में पूछता है। अब वॉल्टर बुक को आगे पढ़ने लगता है, जहाँ बुक में डिटेक्टिव फिंगरलिंग फैब्रिजिया से मिलता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और ये पूरा चैप्टर दोनों के प्यार को बता रहा था। अब अगले
चैप्टर के लिए वॉल्टर सुबह उठते के साथ ही बाहर एक पार्क में चला जाता है। अब इस चैप्टर में डिटेक्टिव एक लेडी को रोकने के लिए गया हुआ था जो कि खुद की ही जान देना चाहती थी, और डिटेक्टिव ने यहाँ से उससे बात करना शुरू की। वो कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन मैं किसी को अपनी आंखों से मरता हुआ नहीं देख सकता। और जिसके बाद उस लड़की ने मरने का इरादा छोड़ दिया और अपनी कहानी उसे बताने लगी कि कैसे वो अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से परेशान है। जिसके बाद वो अपनी दीवार पर से एक कवर हटाकर उसे एक नंबर के बारे में बताती है, द नंबर 23। उसे ये लगता है कि नंबर 23 पूरी दुनिया को ही कंट्रोल करा है। जैसे कि वो 23 तारीख को पैदा हुई और उसका फेवरेट कलर पिंक है, जो कि रेड के बाद 23 एक्सेंट में आता है। और उसके साथ उसने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए। अब यहाँ पर डिटेक्टिव फिंगरलिंग को लग रहा था कि शायद वो मेंटली थोड़ी परेशान है और उसकी तसल्ली के लिए वो सारी बातें सुनता रहा ताकि वो अपने आप को ना मारे। उसने उसके साथ कुछ हंसी मजाक भी की, जिसकी वजह से उसने स्माइल भी किया। कुछ देर बाद फिंगरलिंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब फिंगरलिंग वहाँ से जाता है तो लड़की छत पे से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसे देख फिंगरलिंग काफी दुखी था। उसे लगा था कि उसने उस लड़की को बचा लिया है, जिसके बारे में जानने के लिए अब वो उसके बॉयफ्रेंड के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी भी डेड बॉडी थी। जिससे कि डिटेक्टिव अब लड़की के बारे में और ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा रिसर्च करने लगा। अब वो डिटेक्टिव जितना ज्यादा उस लड़की के बारे में जानता जा रहा था, उसे वो नंबर द 23 और ज्यादा मिलता गया, जहाँ तक कि उस लड़की के नाम के अंदर भी 23 आ रहा था। अब इस वाले चैप्टर को पढ़ के वॉल्टर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और वो सीधा बुक स्टोर वाले के पास में जाकर वो पूछता है कि इस बुक का राइटर कौन है। और यहाँ से उसे पता चलता है कि इसके ऑथर ने सिर्फ एक यही बुक लिखी थी और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी उनके पास कुछ भी नहीं है। वॉल्टर अब घर आता है। एगाथा और रॉबिन दोनों को ही इस बुक की सिमिलरिटी अपनी लाइफ के साथ हो रही बताने लगता है कि कैसे उसके नाम के अल्फाबेट्स का जोड़ भी 23 है और उसका जन्म भी 2 फरवरी को ही हुआ था। उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी 23 है। वो 1:12 पर पैदा हुआ था और जिसका जोड़ भी 23 है। वॉल्टर कहता है कि दीवारों का कलर भी इस बुक के कवर से मैच कर रहा है, जहाँ पर इस कलर का नंबर भी टेबल में 23 पर ही आता है। और जब बुक का ऑथर फिंगरलिंग अपनी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया से मिला था तो वो 23 साल की थी, और वॉल्टर भी जब अपनी वाइफ से मिला था तो वो भी 23 साल की थी और उनकी शादी भी 23 तारीख को ही हुई थी। और इन सब पर उसने ये बुक पढ़ने के बाद से ही ध्यान दिया है। अब यहाँ से तो रॉबिन भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने लगा था, वरना एक इंसान के इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। अब वॉल्टर का बेटा रॉबिन कहता है कि उनके घर का नंबर भी 23 है और वो इस घर में भी 23 तारीख को ही शिफ्ट हुए थे। और अब यहाँ से तो दोनों बाप बेटे और ज्यादा डॉट्स को कनेक्ट करने लगते हैं। और इस बुक के ऑथर का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ इन सभी चीजों को नकारने लगती है और बताती है कि उसने ऑलरेडी ये बुक पढ़ ली है, जहाँ पर बुक का ऑथर अब किसी को जान से मारने वाला है। मगर वॉल्टर ने तो अभी तक किसी को नहीं मारा है, मतलब कि सारी सिमिलरिटीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब चैप्टर 7 में फिंगरलिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जाता है और जिसका रूम नंबर भी 23 ही होता है। वही अंदर कोस्प्ले करते हुए फेब्रिजिया उसे मारने के लिए फैंटेसाइज करती है और यहीं से फिंगरलिंग को वही नाइटमेयर्स आने लगे थे। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद से वॉल्टर को भी अपनी पत्नी एगाथा को जान से मारने के सपने आने लगी थे। अब वॉल्टर अपने घर के जूतों को गिनने लगता है, जो भी 23 जोड़ी ही थे। अब एगाथा वॉल्टर के हाथ पर किल हर लिखा हुआ देखती है, जिससे उसे और चिंता होने लगती है कि वो इस बुक से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रहा है। अब एगाथा वॉल्टर को अपने एक दोस्त से मिलने के लिए कहती है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था। अब वॉल्टर उससे नंबर 23 और बुक से मिल रही सिमिलरिटीज के बारे में बताने लगता है। और ये सब सुनने के बाद में अब आइजैक अपनी तरफ से और ज्यादा फैक्ट्स जोड़ने लगता है। वो बताता है कि ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट होने में पूरे 23 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है। वॉल्टर को अपनी लाइफ में ये नंबर सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो सिर्फ उसे ही देख रहा है। अब उसे एडवाइस देता है कि अगर वॉल्टर को ऐसा कुछ लगता है तो क्यों ना वो इस बुक को पूरा पढ़ ले।
उसके बाद में उसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ से वॉल्टर बुक को आगे पढ़ने लगता है, जहाँ पर फिंगरलिंग ने अपनी गर्लफ्रेंड के जूतों को गिरे थे जो कि 23 थे, लेकिन वॉल्टर ने भी आज अपनी वाइफ के जूतों को गिरे थे। अब बुक में आगे उसके डिपार्टमेंट के लोग फिंगरलिंग को एक डॉक्टर फिनिक्स के पास जाने के लिए कहते हैं। अब ये पढ़ने के बाद वॉल्टर और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो तो खुद ही आज डॉक्टर के पास गया था। वो आगे पढ़ता है, जहाँ पर डॉक्टर फिंगरलिंग को कुछ दिन आराम करने की सलाह देती है और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कहते हैं। अब फेब्रिजिया भी फिंगरलिंग में इंटरेस्ट कम दिखाने लगी थी, जहाँ पर समय के साथ दोनों में झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे। अब एक दिन फेब्रिजिया फिंगरलिंग से झगड़ा करके 9:44 पर वहाँ से चली ही गई, जिसका जोड़ भी 23 ही था। अब यहाँ से फिंगरलिंग सोचने लगा था कि ये नंबर 23 जिसकी वजह से उस लड़की ने जान ली थी, और ये नंबर अब मेरा भी पीछा करने लगा है। कुछ दिन बाद फिंगरलिंग को पता भी चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर के साथ में अफेयर कर रही है, जहाँ पर डॉक्टर फिनिक्स रेड टाई ही पहनता है जिसका के नंबर 23 ही है। यही बात वॉल्टर को भी स्ट्राइक होती है कि जिससे डॉक्टर से आज वो मिला था उसने भी रेड कलर की टाई पहनी हुई थी, और वहीं पर वो डॉक्टर उसकी पत्नी एगाथा का दोस्त भी है। अब वॉल्टर सोचने लगा कि उसकी पत्नी का भी उसके साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। अब वॉल्टर को एगाथा और वो डॉक्टर मार्केट में एक जगह पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ से वॉल्टर और ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो इस बुक को और आगे पढ़ने लगता है। फेब्रिजिया एक पार्क में डॉक्टर के साथ में थी और वहीं पर फिंगरलिंग उन्हें छुपकर देख रहा था। वहीं दूसरी ओर वॉल्टर को भी अपनी पत्नी को मारने के सपने फिर से आने लगते हैं। अब यहाँ से वॉल्टर बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है वही सब कुछ उसके साथ अब हो रहा है। अब वो घर पर एक नोट छोड़कर घर को छोड़कर एक होटल में रहने के लिए चला जाता है एक रात के लिए, और नोट में लिखा हुआ था कि वो अपनी बुक को पूरा पढ़ने के बाद ही वापस आएगा। अब वॉल्टर पास ही के एक होटल में जाता है और वहाँ पर जानबूझकर 23 नंबर का रूम लेता है। हालांकि उसे बताया गया था कि वो रूम रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो वही रूम लेता है। अब चैप्टर 22 में डॉक्टर फेब्रिजिया से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि फेब्रिजिया को तो ऑलरेडी किसी ने जान से मार दिया था, और जब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी, और पुलिस डॉक्टर को ही मर्डरर समझकर पकड़ लेती है, और जिसके पीछे से फिंगरलिंग वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसी ने फेब्रिजिया को मारकर डॉक्टर को फंसा दिया था जेलेसी के कारण। अब फिंगरलिंग होटल के 23 नंबर रूम में आया और वहाँ पर उसने अपने आप को भी जान से मारने का फैसला किया, क्योंकि उसके मारे बगैर ये नंबर 23 उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब यहाँ पर वॉल्टर पाता है कि बुक तो आगे तो अब खाली थी, तो वॉल्टर इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तभी वॉल्टर खिड़की से बाहर देखता है कि वही स्टार्टिंग में मिलने वाला डॉग नेड उसे खिड़की के बाहर दिखाई देता है। अब वॉल्टर उस डॉग नेड का पीछा करता है, क्योंकि उसी की वजह से ये बुक उसकी लाइफ में आई थी, और अब वो नंबर 23 भी उसका पीछा कर रहा है, और इस बार भी वो उसी कब्रिस्तान में जा पहुंचता है। लेकिन इस बार वॉल्टर ने उस डॉग को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। अब वॉल्टर पाता है कि उस डॉगी का नाम नेड, उसमें भी नंबर 23 आता है। अब एक पादरी भागते हुए आता है और कहता है कि ये डॉगी आवारा नहीं है, बल्कि ये तो उन्हीं के चर्च की केयर में रहता है, और इसलिए भागकर हमेशा यहाँ कब्रिस्तान में आ जाता है। वही आज वो लोग एक लड़की लॉरा की कब्र पर शांति की प्रार्थना कर रहे थे, जो कि अपने 23वें जन्मदिन पर मारी गई थी। और वहाँ पर पादरी वॉल्टर को बताता है कि इस लड़की लॉरा की लाश कभी मिली ही नहीं, इसीलिए उसके पेरेंट्स इस कब्र के आगे इसके लिए दुख जाहिर करते हैं। अब वॉल्टर घर पर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर आइजैक भी थे, और वो सबको बताता है कि बुक में भी एक लड़की लॉरा का मर्डर हुआ था, और उसे आज एक लड़की लॉरा की कब्र भी देखी, जिसकी भी बॉडी आज तक नहीं मिली है। तो वॉल्टर को लगता है कि ये दोनों इंसिडेंट्स एक ही हैं, और अभी लॉरा को मारने के जुर्म में जिस आदमी का इनको सजा मिल रही है, शायद उसी ने ये बुक लिखी भी है, जिसने कि शायद कन्फेस करने के लिए ये बुक लिखी। अब वॉल्टर उससे मिलने के लिए जेल में जाता है। वॉल्टर वहाँ जाकर उससे सब कुछ पूछता है, लेकिन वो बताता है कि उसने ये बुक नहीं लिखी है, और यहाँ तक कि उसने तो लॉरा का मर्डर भी नहीं किया है, उसे तो झूठे जुर्म में पकड़ लिया गया है। अब वॉल्टर एगाथा से मिलता है और कहता है कि काइल तो सच कह रहा है, क्योंकि वो इतने टाइम से यहाँ पे सजा भुगत रहा है, तो वो अपना झूठ क्यों ही बोलेगा। और यहाँ तक कि उसके नाम के अल्फाबेट्स भी 23 नंबर में कहीं भी नहीं आते। अब वही वॉल्टर का बेटा रॉबिन उस खाली
उसी बुक को पढ़ रहा था, लेकिन उसे खाली पेजेस के पीछे एक एड्रेस मिल जाता है बुक के अंदर, जिससे कि उन्हें लगता है कि शायद ये एड्रेस इसी बुक के ऑथर का होगा। अब वो उसे पकड़ने के लिए 23 खाली पैकेजेस उसके एड्रेस पर भेजते हैं। 23 इसलिए क्योंकि यही नंबर ऑथर ने बार बार बुक के अंदर लिखा है। सो इस पैकेज को लेने के लिए वो डिलीवरी ऑफिस जरूर से आएगा। अब घर पर वॉल्टर एगाथा से कहता है कि वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा और न ही उसे कभी कुछ होने देगा। अब वही अगले ही दिन दोनों डिलीवरी ऑफिस के बाहर कार में बैठकर ऑथर का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उस पैकेज को लेने के लिए डिलीवरी ऑफिस में आता है, जहाँ पर पीछे से वॉल्टर आकर उससे उसकी लिखी हुई बुक के बारे में पूछने लगता है। मगर वो बूढ़ा आदमी वॉल्टर को देखते ही उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था और वो कहता है कि उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। और ये कहने के बाद में वो खुद का ही गला काट लेता है। ये देखकर तो वॉल्टर और ज्यादा डर गया था। अब एगाथा वॉल्टर को अपने बेटे के साथ घर जाने के लिए कहती है। जब एगाथा यहाँ पर अकेली थी तो वो देखती है कि ये आदमी भी नंबर 23 से ऑब्सेस्ड था। अब वो आदमी उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कहता है। अब एगाथा वॉल्टर को कॉल करके झूठ बोलती है कि वो उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रही है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। अब एगाथा वहाँ से सीधा उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाती है, जो कि अब अवेंडेड पड़ा हुआ था। अब यहाँ से वो उस आदमी के कहे अनुसार 23 नंबर रूम में जाती है, जहाँ पर काफी सारे नोट्स और फाइल्स बिखरी पड़ी थी, जिसमें वहीं पर रहने वाले एक पेशेंट की जानकारियाँ लिखी हुई थी। और पता चलता है कि वो पेशेंट भी 23 नंबर से ऑब्सेस्ड था। अभी वहाँ पर एगाथा के पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो डर जाती है। और अब वही दूसरी ओर वॉल्टर बुक को दोबारा से पढ़ता है, जिसमें से वो कुछ हिडन मैसेजेस को निकालता है, उन्हें डिकोड करके इस जगह का पता लगाता है जहाँ पर नोरा को दफनाया गया है। और वो जगह पास ही के एक पार्क के थे। अब वॉल्टर उसका बेटा उस जगह पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर बाउंड्री से पूरे 23 स्टेप्स के बाद में खोदने लगते हैं। अब थोड़ा खोदने के बाद में दोनों को वहाँ पर एक कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। अब उनके जाने के बाद उनके पीछे से कोई आदमी उस पार्क के अंदर घुसता है। तो दोस्तों, अब ये आदमी कौन है जो वॉल्टर के जाने के बाद में चुपचाप से पीछे से घुस गया? तो वही उस बुक का राइटर और नंबर 23 की मिस्ट्री रिवील होगी इसके अगले पार्ट में, जिसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरी वीडियो के अंदर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक दोस्तों। तो कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट है ये, जिसमें कि मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है द नंबर 23 की। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वॉल्टर और रॉबिन के बुलाने पर जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई कंकाल था ही नहीं, यानी कि जो भी आदमी उनके पीछे से घुसा था वो उस बॉडी को उठाकर ले गया। इसीलिए पुलिस उन दोनों को पागल कहकर यहाँ से चली जाती है। अब एगाथा दोनों को अपने साथ घर ले जाने के लिए आ गई थी। अब रास्ते में रॉबिन कंटिन्यू बोले जा रहा था कि हमने उस डेड बॉडी को, उस कंकाल को वहाँ पर देखा था, यानी कि किसी ने उसे वहाँ से पहले ही हटा दिया। अब एगाथा चिल्लाकर उन दोनों को चुप कर देती है। तभी वॉल्टर वहाँ पर नोटिस करता है कि एगाथा के नाखूनों में मिट्टी लगी हुई है, यानी कि उस कंकाल को किसी और ने नहीं बल्कि एगाथा ने ही वहाँ से हटाया था। अब वही घर पर वॉल्टर एगाथा से कहने लगता है कि तुम ही इस बुक के ऑथर हो और तुम ही ने उस लड़की नोरा को भी मारा था, जहाँ से वॉल्टर को उसके पर्स से अब एक चाकू भी मिल जाता है। और वो कहता है कि एगाथा उससे शुरू से ही झूठ बोलती आई है, और वो ये कहकर चाकू भी उसकी तरफ पॉइंट करने लगता है। मगर एगाथा उसे रोकती है और अब यहाँ पर वो सारी सच्चाई बताने लगती है, जहाँ से कि दोस्तों अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और धीरे धीरे कहानी के सारे राज खुलने लगते हैं। अब यहाँ पर एगाथा के अनुसार बुक का ऑथर कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर ही था, और जिसके बारे में उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल से पता चला था। यहाँ पर एगाथा उसे वही पेशेंट वाला बॉक्स दिखाती है, जिसमें कि इसी बुक का एक रो वर्जन पड़ा हुआ था जब ये बुक लिखी हुई थी, जब तक कि यहाँ पर डॉक्टर आइजैक भी आ चुके थे। अब वॉल्टर को ये लग रहा था कि ये दोनों मिलकर उसे फंसा रहे हैं, लेकिन एगाथा अब उसे उसका पूरा सामान
दिखाने लगती है, जिससे कि वॉल्टर को अब सभी कुछ याद आने लगता है, उसकी पुरानी सारी यादें। तो इसीलिए अब वो डर कर उसी होटल के रूम नंबर 23 में जाता है, क्योंकि दोस्तों अब उसे कुछ याद आने लगा था। अब होटल के रूम में जाते ही वो वहाँ के वॉलपेपर को हटाता है और वो पाता है कि उस बुक का 23 चैप्टर इसी दीवार के ऊपर लिखा हुआ था। और अब वॉल्टर को याद आने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने खुद की जान ले ली थी और उसके बाद उसके पिता भी चल बसे थे, मगर उनके खून से एक 23 जैसी आकृति बनी, जो कि एक छोटे वॉल्टर के मन में बस गई थी, एक बुरी याद की तरह। और फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वहाँ पर वो कॉलेज में लॉरा से मिला और उन दोनों को प्यार हो गया था। अब जीवन में वॉल्टर पहली बार इतना खुश था लॉरा के साथ में। और कुछ ही टाइम बाद वो पाने लगा कि लॉरा और उसके कॉलेज के प्रोफेसर काइल दोनों आपस में अफेयर करने लगे हैं। अब वॉल्टर के मन में लॉरा को काइल के साथ देखकर वही बचपन वाली बुरी यादें वापस से उसके मन में आ गई थी। 23 नंबर से वो हमेशा से वही से ही परेशान था और अब जब उसे जीवन में पहली बार खुशी मिली थी और वो भी किसी और के साथ जा रही थी, तो वापस से वो उस 23 नंबर से और ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगा था। लेकिन इस बार उसका दिमागी संतुलन पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, जहाँ लॉरा काइल से मिलने लगी और उसने वॉल्टर को एक लेटर लिखकर ब्रेकअप भी कर लिया था। लेकिन अब वॉल्टर ने उस लेटर का ही एक डीकोड निकाला, जिसका डीकोड निकला था किल हर, यानी कि वॉल्टर को लग रहा था कि वो नंबर 23 चाहता है कि वो उसे लॉरा को मार दे। अब वो भागकर लॉरा के पास गया और उसे समझाने लगा कि ये नंबर 23 से मारने वाला है, मगर लॉरा ने एक चाकू से उसे ही धमकाया और उसका मजाक उड़ाने लगी कि तुम एक साइको हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम्हारे पिता थे। और ये कहकर उसने वॉल्टर के हाथ पर चाकू से वार कर दिया और जिसके बाद वॉल्टर पूरी तरह से अपने आपे से बेकाबू हो गया और उसने लॉरा के हाथ से चाकू छीनकर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और उसने लॉरा की डेड बॉडी पार्क में 23 स्टेप के बाद ही दफनाई, क्योंकि वो उस नंबर 23 से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था और उसे ऐसा करते हुए उस डॉग नेड ने देख लिया था। अब वही काइल जब लॉरा से मिलने के लिए उसके घर पर गया तो उसने गलती से वही मर्डर वाला चाकू गलती से अपने हाथ में उठा लिया और अब पुलिस ने उसे ही मर्डरर समझकर जेल में डाल दिया था। वहीं दूसरी ओर वॉल्टर अब बहुत ज्यादा गिल्ट में था, तो इसीलिए वो उसी होटल नंबर 23 रूम में गया और उसने मरने से पहले अपनी जान देने का कारण लिखना शुरू किया। और क्योंकि वो बचपन से ही इतना ज्यादा परेशान रहा था, तो उसने वो कन्फेशन इतना ज्यादा लंबा लिखा कि वो एक बुक ही बन गई। तो उसने अपने पहले 22 चैप्टर में एक फैंटेसी कैरेक्टर बनाकर बुक में लिख दिए, क्योंकि अब तक वो रियलिटी और फैंटेसी दोनों का ही फर्क भूल चुका था। उसने बुक में खुद को फिंगरलिंग कहा और वही आखिरी चैप्टर में उसने अपना सारा सच रिवील कर दिया था, जो कि उसने इस बुक से हटा दिया था, जो कि उसने होटल की दीवार पर ही लिख दिया था। खुद को जान से मारने के लिए वो खिड़की से नीचे कूद गया था, लेकिन किस्मत से दोस्तों वो बच गया था, तो उसे हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर ने वहाँ पर ये पाया कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो अपने पिछली सभी बातें भूल चुका है। अब हॉस्पिटल में कई महीने बिताने के बाद में अब रिकवरी होने के बाद में उसके ब्रेन ने पिछली यादों को एकदम ब्लॉक कर दिया था और अब एक दिन उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी और यहीं से जाते वक्त वो एगाथा से भी मिला था। वही उसे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को वॉल्टर की लिखी हुई बुक मिल गई थी, जिसमें कि 23 नंबर चैप्टर था ही नहीं, वो चैप्टर जिसमें कि सच लिखा हुआ था। तो वो डॉक्टर भी उस बुक को पढ़ने के बाद में 23 नंबर से ऑब्सेस्ड होने लगा था और उसी ने उस बुक को छपवाया और पब्लिश करवाई। तो प्रेजेंट टाइम में एगाथा वॉल्टर के पास जाती है, जिससे कि अब सारी सच्चाई पता चल ही चुकी थी, उसे सब कुछ याद आ चुका था और वो सारी सच्चाई एगाथा को बता देता है कि उसने एक लड़की लॉरा को जान से मार दिया था और वही एक बेगुनाह आदमी इतने सालों से उसकी वजह से जेल में बंद है। अब यहाँ से एगाथा उसे समझाने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मेंटली परेशान था और इसीलिए एगाथा ने सारी सच्चाई
सच्चाई पता चलते के साथ ही वो कंकाल वहाँ से हटा दिया था ताकि वॉल्टर जेल जाने से बच सके, क्योंकि एगाथा यहाँ पर उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब यहाँ पर वॉल्टर बहुत ज्यादा परेशान और गिल्ट के कारण कहने लगता है कि अगर क्या हूँ कि वो वापस से बीमार हो जाए और वो अपनी फैमिली को ही चोट पहुँचा दे, वो भरोसे लायक नहीं है, तो उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए उसका मर जाना ही सही होगा। और ये कहकर वॉल्टर अपनी जान देने के लिए होटल से निकल कर रोड पर आता है। अब वॉल्टर मरने ही जा रहा था कि तभी उसे अपना बेटा रॉबिन नजर आता है, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। अब यहाँ पर वॉल्टर नहीं चाहता था कि उसके बेटे के साथ वही सब कुछ हो जो कि उसके साथ हुआ था। अब यहाँ से वॉल्टर अपने बेटे रॉबिन और एगाथा को गले से लगा लेता है और फाइनली लोरा के पेरेंट्स उसके कंकाल को कब्र में दफना ही देते हैं। और अब काइल को भी पुलिस ने छोड़ दिया था क्योंकि वॉल्टर ने सारी सच्चाई वहाँ पर बता दी थी। अब वहीं पर वॉल्टर भी समझ चुका था कि ये नंबर 23 उसके बीमार दिमाग की समझ थी, और वैसे भी जो हम देखना चाहे वही नंबर हमें बार बार वापस दिखता है। वॉल्टर को आखिर में पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं। इस वक्त वो मेंटली अनस्टेबल था और अब आखिरकार वॉल्टर अपनी फैमिली के साथ खुश था। और अब आखिर में अचानक से उसे घड़ी में 23 नंबर दिखाई देता है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।